विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है, लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी बात है कि क्या दोनों गठबंधनों में यानी एनडीए और महागठबंधन क्या ऑल इज वेल है? क्योंकि कैमरे के सामने तो तस्वीरें दिख रही हैं कि हाँ, दोनों गठबंधनों के अंदर बिल्कुल सहमति है। आपसी सहमति इस तरह की है कि हम चुनावी मैदान में एक साथ जाएंगे, एक साथ जीतेंगे और एक साथ सरकार बनाएंगे। लेकिन अंदर क्या कुछ और खिचड़ी पक रही है, क्योंकि टिकट बंटवारे के मामले में हमने देखा, सीट बंटवारे के मामले में हमने देखा, तमाम दोनों गठबंधनों में उठापटक जारी रही। उम्मीदवारों की सूची को लेकर भी कई बार उठापटक हुई और हालात तो यह है महागठबंधन में कि 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के दल आपस में ही चुनावी मैदान में लड़ाई में हैं। ऐसे में इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार मामलों के जानकार अजय जी हैं। जिस तरीके से हम महागठबंधन की बात करें या एनडीए की बात करें, एनडीए में जो सबसे ज़्यादा रिश्ते की बात की जाए तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रिश्तों के बीच की बड़ी चर्चा हुई, तस्वीरें अब सामने आई हैं। लेकिन क्या अब चिराग और नीतीश के बीच सब कुछ ठीक हो गया है? नहीं, आपने जो कहा कि राजनीति में जो दिखता है वो रियल में होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है, और ये दोनों गठबंधन में दिख रहा है। चिराग के घर पहली बार नीतीश कुमार पहुंचते हैं रामविलास पासवान के निधन के बाद। 2020 में भी कटाश इसी तरीके से चिराग अपने जो है अलग चुनाव ही लड़े थे, लेकिन नीतीश कुमार का चिराग के घर पहुंचना और चिराग के माहौल को वीडियो जो जारी किया गया उसमें ऑडियो भी है। आप देखेंगे कि उसमें अमूमन क्या होता है कि राजनेताओं की बातचीत जो इस तरह की होती है उसका वीडियो जारी करते समय ऑडियो म्यूट किया जाता है, इसमें ऑडियो भी किया गया। तो ये मैसेज देने की कोशिश हुई है कि हम सब एक हैं और हम एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने ये बात सत्य नहीं है। लेकिन क्या ऐसा मतलब बड़ी चर्चा हो रही है कि क्या मतलब कई बार आरजेडी की तरफ से तो तमाम अब नारा भी लग रहा है कई जगहों पर कि तीर ही लालटेन। मतलब ये कई जगहों पर एक कोशिश की जा रही है कि जहां पर चिराग के उम्मीदवार हैं वहां पर आरजेडी को वोट किया जाए और जेडीयू को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताई जाए, जिस तरीके से आरजेडी इसका कैंपेन भी चला रही है। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें 2020 में तो यही हुआ था। चिराग पासवान ने जेडीयू की जितनी सिटिंग सीटें थी वहाँ वैसे उम्मीदवार को उतारा जो कि जेडीयू का जो कोर वोटर है, बीजेपी और जेडीयू एनडीए गठबंधन का जो कोर वोटर है वैसे उम्मीदवार को सेलेक्ट करके मैदान में उतारा। और जहाँ जहाँ भाजपा के कैंडिडेट थे वहाँ तो एनडीए एकजुट दिखा, लेकिन जहाँ जेडीयू के कैंडिडेट थे वहाँ एनडीए एकजुट नहीं दिखा। उसका परिणाम हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 44 पे आ गई। इस बार जेडीयू की मंशा ये है, जेडीयू की रणनीति है कि जेडीयू की कार्यकर्ताओं में ही आक्रोश है, क्योंकि पिछली बार आप जो एक गठबंधन में एक धुरी जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, दूसरी धुरी प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो चोट तो लग रही है। वो ट्रांसफर में मामला फंसा। इस बार एक सोशल मीडिया पे ये मुहिम चल रही है, कुछ पत्रकारों के द्वारा कुछ ऐसे प्रायोजित करके कि लालटेन ही तीर है लालटेन है। 29 ऐसी सीटें जो है जहाँ की लालटेन और तीर की आमने सामने है, मतलब जहाँ पर चिराग अपने उम्मीदवार उतारे, चिराग उम्मीदवार जहाँ 29 ऐसी सीटें हैं। एक तो ये भी चल रहा है कि 95 सीटें ऐसी है वहाँ तो या तो आरजेडी ही जीतेगी या तो जेडीयू जीतेगी। यानी चुनाव के बाद परिणाम आते हैं, उसमें अगर नीतीश कुमार को अगर एनडीए मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं पेश करता है तो फिर उस समय ये होगा कि 95 सीटें ऐसी है जिसके आमने सामने जेडीयू और आरजेडी के बीच ही मुकाबला है, यानी तो आरजेडी जीतेगी या तो जेडीयू। मुख्यमंत्री वाली जो बात की, असली कहानी की शुरुआत भी यहीं से है, क्योंकि ऑल इज वेल तो दिखाने की कोशिश होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभाओं में नीतीश कुमार भी साथ दिखते हैं, सारे गठबंधन के दल भी आपस में साथ दिखते हैं, लेकिन अमित शाह का वो बयान आना, अमित शाह का कहना कि चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होगी, तय किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इसके बाद ललन सिंह की सफाई आना कि हाँ मतलब तोड़ मरोड़ के बयान पेश किया जा रहा है, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहना कि हाँ नीतीश कुमार की ही अगुवाई में हम लोग चुनावी मैदान में। तो आप देखिए कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ही तमाम दांव पेच फंसा हुआ है, और जब एनडीए में इन सारे मसलों की खींचतान चल रही होती है उसी बीच महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें तेजस्वी को बिहार चुनाव के दूल्हे के तौर पर पेश कर दिया जाता है महागठबंधन की तरफ से, और तेजस्वी फिर हमला बोलते हैं कि नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है और एनडीए ने उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। आप देखिए अब क्या चल रहा है। अब बिहार की राजनीति को पिछले 20 दिनों से आप देखेंगे तो आप पहली बार क्या हुआ कि जब अमित शाह का बयान आया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री मैं कौन होता हूं, एक चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने बोला कि मैं कौन होता हूं, विधायक दल के नेता चुनते हैं और जिसको चुनेंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। उसके सुबह वो नीतीश कुमार से मिलने पहुंचते हैं,
उसी रात में महागठबंधन में बिना सीट बंटवारे के राजद के द्वारा, लालू यादव के द्वारा कुछ सीटों पर सिंबल बांटे गए। अच्छा, राजद की एक रीति रही है कि वो सिंबल देते हुए प्रत्याशियों को फोटो जो है सोशल मीडिया पर शेयर कराते हैं। तो जब सिंबल बांटा गया उस रात में फिर सिंबल लौटाए गए। अब उसकी कहानी दो पहलू हुई। एक कहानी ये निकल कर सामने आई कि महागठबंधन में सीटों का ऐलान हुआ नहीं था और कांग्रेस नाराज है और आपने सीटों का कैसे अब सिंबल बांटना शुरू कर दिया। एक दूसरा पक्ष भी सामने आया कि तेजस्वी क्या नीतीश के साथ फिर धुरी मना रहे हैं। एक मतलब जितने सोशल मीडिया पूरी रात जो है वहाँ जमावड़ा लालू के घर के बाहर लगी थी और सोशल मीडिया के जितने यूट्यूबर थे, छोटे छोटे जो भी थे, उन्होंने पूरी रात इस तरह की पत्रकारिता की और सोशल मीडिया पे चला कि क्या एक बार जो है नीतीश और तेजस्वी के बीच चल रही है। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन एनडीए में जो खींचतान है तमाम मसलों पर हो सके कि कई ऐसे मुद्दे अभी भी हैं जहां आपस में दल कैमरे के सामने तो कई बार रिश्ते अच्छे दिखते हैं, कैमरे के पीछे कई बार बहुत सारी खिचड़ियां पकड़ी होती हैं, बहुत सारे मुद्दे चल रहे होते हैं। अब महागठबंधन की तरफ चलते हैं क्योंकि महागठबंधन के लिए एक बढ़िया मौका था। कई तमाम जानकार ये मान रहे हैं कि भाई आपको सत्ता में आना है, उसके लिए आपको कोशिश करनी है और आपका प्लान, आप अगर प्लान को एग्जीक्यूट करते तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलता। लेकिन हमने देखा कि टिकट बंटवारे की मतलब ऐसी कहानी हुई कि जब नामांकन की डेट जो है एकदम ख़त्म होने के कगार पर है तब उम्मीदवारों की सूची आ रही है और इसके बाद 12 ऐसी सीटें जहां या तो कांग्रेस कम्युनिस्टों से मुकाबला कर रहा है या आरजेडी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है या आरजेडी और कम्युनिस्टों के बीच मुकाबला है। तो ये महागठबंधन में भी तो बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। देखिए, महागठबंधन तो इस बार इस तरह से चुनाव लड़ रहा है जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी की निकली। अब इसका देखिए एक पहलू ये भी है, राहुल गांधी पहली बार बिहार की धरती पर ऐसा जन सैलाब अपनी रैलियों में देखें क्योंकि वो राजद के कोर वोटर थे। वो कांग्रेस की कोई मतलब ऐसी जमीन नहीं है कि वो कांग्रेस के वोटर थे। राहुल गांधी को कांग्रेस के पीछे बिहार में एक पप्पू यादव मिल गए हैं इस बार। पप्पू यादव और लालू यादव की अदावत 90 से रही है। पप्पू यादव पहली बार उनको लग रहा है कि हम लालू परिवार को डैमेज कर सकते हैं और वो प्रियंका गांधी और क्या नाम है राहुल गांधी को इस बात को मनाने अब दिख रहा है। वो सीटों के बंटवारों में भी दिखा, अंतिम तक दिखा कि जब तक बिहार में लालू यादव कमजोर नहीं होंगे, राजद कमजोर नहीं होगा तो कांग्रेस मजबूत कैसे होगी। भाई बीजेपी आज की तारीख में सबसे टॉप पे है। जो विरोध में बीजेपी का वोट कर रहा है वो किसको वोट कर रहा है? लालू को कर रहा है, महागठबंधन को कर रहा है। तो जब महागठबंधन लालू मजबूत होंगे तो हमें कैसे वोट करेगा? पप्पू यादव इसको, अच्छा हमारी एक बातचीत भी हुई थी एक पप्पू यादव के करीबी नेता से, तो मतलब उसमें ये बात है पप्पू यादव इसमें कंसीव कर ले गए हैं राहुल गांधी को और इनको कि जब तक लालू परिवार कमजोर नहीं होगा तब तक जो है कांग्रेस के बिहार में स्थिति नहीं सुधरेगी। इसीलिए जब उनके प्रभारी बनाए गए, चाहे वो अल्लारू की बात हो या तमाम प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, जो उनके नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, तो ये इन चीज़ों का शायद कांग्रेस ने इस बार ध्यान रखा है कि हाँ हम ऐसे व्यक्ति को बनाए जो लालू परिवार के शरणों में न जाए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जैसे कांग्रेस का क्या है वहाँ जो भी चेहरा थे मदन मोहन झा या फिर ये अखिलेश प्रसाद लालू के प्रोडक्ट हैं। हाँ। लालू यादव जो है उनको मंत्री बनाए, केंद्र तक बना कर लाए, वो लालू के प्रोडक्ट है और लालू ने एक सभा में बोला भी कि हमने ही राज्यसभा में कांग्रेस से भिजवाया इनको। वो अपने बेटे की टिकट भी चाह रहे थे, इस बार बेटे को भी टिकट कांग्रेस नहीं दी। और कांग्रेस प्रभारी को जो हटाने की बात हो रही है कि राहुल गांधी नाराज है, ये ऊपर से दिख रहा है आपको। रियल में कहानी क्या है कि बस तेजस्वी को दिखाने के लिए, लालू को दिखाने के लिए, इसीलिए अल्लाह को शायद भेजा गया, इसीलिए कि तुम जाके लालू के खेमे में न जाना। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे जो प्रदेश प्रभारी होते थे कांग्रेस के या प्रदेश अध्यक्ष होते थे वो लालू के खेमे में तुरंत चले जाते थे, लेकिन इस बार ऐसे व्यक्तियों को चुना गया कि जो पार्टी कांग्रेस के लिए काम करे, जो जाकर लालू और आरजेडी परिवार के लिए न काम करे। अब देखिए महागठबंधन में क्या है कि अभी महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, एक सीपीआई एमएल को छोड़ दें तो इनके जो टिकट बंटवारे का जो भी चला है, प्रोसेस चला है, तो आप देखेंगे कि टिकट बंटवारे में इस तरह के आरोप लगे, ऐसे अनर्गल आरोप लगे कि पैसे पे टिकट बेचे जा रहे हैं, ऐसे लोगों को टिकट दी जा रहे हैं जो पार्टी में था ही नहीं। हाँ। ऐसे कितने लोग हैं, दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनको राजद के द्वारा मतलब आरोप लगाए जा रहे हैं कि टिकट दिए गए हैं। सीपीआई एमएल इनके पास ऐसा घटक दल है जिसकी एक ज़मीनी वजूद है और वो कार्यकर्ताओं को टिकट देती है। अब राजद और कांग्रेस में की समस्या क्या है कि ये एक कोर वोटर है इनका, राजद का एक कोर वोटर है और उस कोर वोटर के आधार पर ये चुनाव लड़ते। 2020 का चुनाव, मैं उस समय कोरोना काल था, मैं बिहार में ही था, तो उस समय ये स्थिति थी
कि लोगों को लगा कि तेजस्वी जो ऐलान कर रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, सिंचाई रोजगार की बात कर रहे थे, इस बार आप क्या कर रहे हैं? इस बार आप कह रहे हैं कि हर घर में एक नौकरी देंगे। कैसे दे देंगे भाई? मतलब आप बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। मतलब अब ये कह रहे हैं कि भाजपा ने तो 2 करोड़ नौकरी की देने की बात कही थी, तो क्या आपने सवाल पूछा? तो क्या वो कहीं सिर फोड़ेगा? आप भी सिर फोड़ेंगे? मतदाताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अच्छा, यहाँ फेल्योर हो रहे हैं। दूसरी जगह इनके सारे घटक दल हैं जिनमें एक दूसरे के तालमेल है नहीं। आपने सीएम कैंडिडेट कब घोषित किया? राहुल गांधी से जब पूछा गया भारत जब अधिकार यात्रा के दौरान कि क्या आप सीएम के तौर पर तेजस्वी को मानते हैं, उन्होंने टाल मटोल कर गए। और ये उसी रैली के 1-2 या 2 दिन के बाद किसी सभा में बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। खुद से ही बंदा अपने आप को ऐलान कर रहा है। कहानी ये भी है, क्या इसके पीछे एक रणनीति भी है? क्योंकि जो मुझे समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करके एक चीज़ है, अगर जीत गए तो अच्छी बात है, तब तो आपका राजनीतिक करियर सिक्योर है। लेकिन अगर आप हार जाते हैं तो कांग्रेस आपको ब्लेम करेगी, गठबंधन के दल आप पे ब्लेम करेंगे कि हमने आपको चेहरा बनाया लेकिन आप में वो बात नहीं है और इसीलिए आपके नाम पर हम नहीं जीते। और अगर ऐसा होता है, अगर आरजेडी तेजस्वी और महागठबंधन तेजस्वी के नाम पर हारती है तो तेजस्वी के राजनीतिक करियर को भी बड़ा झटका लग सकता है। देखिए, ये चुनाव 25 का चुनाव जो है राजद की तो भविष्य तय करेगा। तेजस्वी का भी, नीतीश कुमार का भी होना है, जनसुराज का भी होना है, प्रशांत किशोर का भी होना है। तो ये चुनाव तो कई निर्णय देंगे। लेकिन जब से दिक्कत क्या है महागठबंधन में कि आप कब ऐलान कर रहे हैं? जब उस समय ऐलान कर दिए होते, जब आप मान ही रहे थे कि राजद सबसे बड़ा दल है, तो हम सीएम के तौर पर, राजद में नेता कौन है? सही बात है, आपके अलावा कोई है? तेजस्वी के अलावा तो कोई था नहीं। वो एक भाई थे तो आजकल वो अलग चले गए। उस पर बात करेंगे हम लोग। लेकिन आपने ऐलान किया नहीं। आपने जब शीशा लेदर सारी तरह सभी जगह से हो गई तब आपने ऐलान किया। डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी को लाए। आपका MY समीकरण में से M जो है नाराज हो गया। अब्दुल बारी सिद्दीकी भाई सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि उस तरह से नहीं दी जा रही है टिकट, वैसे नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, अन्य दलों की अपेक्षा राजद में अभी भी M समीकरण का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, लेकिन उस तरह से नहीं रखा जा रहा है, यानी नाराज़गी है। अब इस नाराज़गी के बीच आज ये खबर आ रही है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये होगा कि एक साझा घोषणा पत्र जारी होगा महागठबंधन का, और उसमें डिप्टी सीएम के और नाम ऐलान किए जाएंगे, जिसमें हो सकता है कि किसी अल्पसंख्यक, एक माइनॉरिटी हो सकता है, एक दलित हो सकता है। हाँ, किसी अल्पसंख्यक को। कोशिश यही है कि कांग्रेस की तरफ से दलित और इन राजद की तरफ से किसी अल्पसंख्यक को उम्मीदवार घोषित किया जाए। लेकिन कब कर रहे हैं आप? जब आपकी शीशा लेदर हो गई तब। आपका विजन क्या है? आप लड़ने जा रहे हैं मैदान में, आपके पास विजन ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है कि हमको करना क्या है। आप केवल अपने कोर वोटर के एक एग्रेसिव, मैं तो कहूँगा कि एग्रेसिव कोर वोटर आपका दिखता है, उसके जश्न पे आपको लगता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। रियल में क्या है कि आप बिहार की जमीनी हकीकत को नहीं समझ पा रहे हैं। पिछले 20 जनता की पार्टी ना होकर आप सिर्फ कार्यकर्ताओं के उत्साह के इर्द गिर्द आप घूमते रह जाते हैं। अजय जी, एक और फैक्टर है, यहाँ हमारे स्क्रीन पर एक चेहरे दिख रहे हैं, ओवैसी साहब। बड़ा फैक्टर है, जब पिछली बार ये बिहार के चुनाव में थे 2020 में, तो 5 सीटें सीमांचल में मिली थी। हालांकि 4 बाद में आरजेडी में चले गए इनके विधायक, इनके प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ बचे थे, लेकिन इम्पैक्ट इनका भी बड़ा था। और बहुत ऐसी सीटें थी जहां आरजेडी को हराने के पीछे ओवैसी का वो वोट बैंक था। तो क्या इस बार भी, क्या मतलब अगर मतलब वोट कटवा के तौर पर जाएंगे या डैमेज करने के तौर पर जाएंगे कई गठबंधनों को? देखिए, अभी जिस तरीके से अल्पसंख्यक का जो मुद्दा गरमाया महागठबंधन के दौरान, तो उसमें तो ओवैसी ले जाएंगे। अब सीमांचल के जितने इलाके में, जितने कोसी और सीमांचल में जो भी अल्पसंख्यक कोटे वाली जो सीटें हैं जहाँ इनकी बहुआयत है, वहाँ तो ओवैसी फैक्टर है। और अल्पसंख्यकों में ओवैसी एक नेता के तौर पे माने जाते हैं। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं भाई। 2020 में आपने 5 सीटें ओवैसी ने जीत कर दिखा दी, और ओवैसी ने इस बार गेम भी खेला है। आप ओवैसी के पिछले 3 महीने के देखिए, उन लालू यादव को चिट्ठी लिखते हैं कि आप मेरे साथ गठबंधन। प्रदेश अध्यक्ष चले जाते हैं ढोल बाजे नगाड़े के साथ, और मतलब राबड़ी के आवास के बाहर पहुंच जाते हैं और लगातार वहीं से गुहार लगाते हैं कि हमें आप शामिल कराइए। आपका अल्पसंख्यक वोटर है जो लालू को भी पसंद करता है, ओवैसी को भी पसंद करता है। और ओवैसी ये दांव खेलते हैं, वो चिट्ठी लिखते हैं कि हम आपके साथ जो है गठबंधन में आना चाहते हैं, आप मुझे लीजिए। तो भाई अपने वोटर को संदेश दे रहा है वो आदमी, और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो सर्वे सर्वा हूँ। तो ये ओवैसी फैक्टर है, और 10 सीटों पर दिखेगा इसका असर। और आज पता नहीं किसका नाम का ऐलान करेंगे। आजकल जो है
तेजस्वी यादव एक एमएलसी नए हैं, वो दरभंगा के ही हैं, उनको लेकर घूम रहे, हो सकता है उनका नाम का ऐलान कर दें। और एक नाराज़गी अब्दुल बारी सिद्दीकी की भी है, बहुत बड़े नेता हैं, कर्पूरी ठाकुर के ज़माने में के नेता हैं, तो कर्पूरी ठाकुर के बहुत करीबी भी रहे हैं, उनकी राजनीतिक एक छवि साफ सुथरी भी रही है राजद के दौरान। तो आज देखना है कि किसका नाम का ऐलान करते हैं, उसके बाद ही मतलब थोड़ा सा अब जब हम इन गठबंधनों की बात होगी वैसी की बात हो गई, और दो और नाम है बड़े चर्चा में हैं, प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव मतलब काफ़ी दुख दर्द उनके अब आवाज़ों में दिख रहा है, उनकी बातों में दिख रहा है। एक समय मतलब जब तेज प्रताप मंच पर जाते थे तो कहते थे कि मैं मतलब लालू का बड़ा पुत्र हूँ, तो उन्हीं अंदाज में वो भाषण देते थे, रैलियाँ करते थे। लेकिन अब वो ज़्यादातर संदेश तेजस्वी को ही दे रहे हैं, ज्ञान राहुल को ही दे रहे हैं, बीजेपी पर ज़्यादा हमला नहीं कर रहे हैं। नहीं, अब तेज प्रताप का क्या है कि तेज प्रताप की आप राजनीति को देखेंगे तो शुरू से ही मतलब लालू के परिवार में परिवार को आगे बढ़ाने की जैसे ही बात हुई 2010 के बाद तेजस्वी को ही आगे करने की कोशिश की है लालू यादव ने, तेज प्रताप को आगे करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि तेज प्रताप की एक छवि जो है नेता वाली नहीं है। वो आपके मुंह पे बोल देगा कि भाई आपके में ये गलतियां हैं। तेजस्वी यादव नेता हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं, तेज प्रताप में ये गुण नहीं है। लोग कहते हैं कि लालू का जो छाप है वो तेज प्रताप में, लालू यादव में ऐसी बात नहीं थी। तेज प्रताप बहुत धार्मिक आदमी है। आप देखिए इधर पिछले 2-3 महीनों से जब से परिवार से कटा है वो आदमी, वो अपने आप को इम्प्रूव किया है। हाँ। आप मैं देख रहा हूँ कि उनके बॉडी लैंग्वेज में, बातचीत करने की शैली में, और एक परिवार का दर्द है कि भाई ठीक है हमको पार्टी से आपने बाहर कर दिया, परिवार से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो उसमें ये दिख रहा है। अब राजद का कोर वोटर कितना प्रभावित होता है ये चुनाव परिणाम पे निर्भर करता है, क्योंकि तेज प्रताप को ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे वोटर या मतलब जो वोट बैंक जो है जिसको प्रभावित करे वो राजद के ही कोर वोटर को प्रभावित करेंगे, लेकिन वो कितना करते हैं, अब महुआ में ही कितना कर पाते हैं। अब लालू को भी, लालू यादव का भी यही देखना है, तेजस्वी यादव का भी, कि महुआ में किस तरीके से ये लोग, अब ये एक चर्चा ये भी चल रही है कि हो सकता है कि जो महुआ का जो राजद का कैंडिडेट है मुकेश रोशन, उनको बैठने के लिए कह दिया जाए कि या तो ऐसा कुछ संदेश दिया जाए कोर वोटर में कि भाई आप तेज प्रताप को मत जिता दो, क्योंकि एक सिंपैथी परिवार का जो है दिखे, और वो तेज प्रताप में दिख रहा है। और कहीं कहीं ऐसे कैंडिडेट उतारा उन्होंने जो राजद के कार्यकर्ता रहे हैं। हालांकि राजद की एक सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है कि राजद के कोर वोटर जो है आपको उसको डायरेक्ट मतलब आप इस तरीके से कभी नहीं डाइवर्ट कर सकते हैं। राजद के कोर वोटर एकदम इंटैक्ट होता है, वो जो है तन मन धन से जो है पार्टी के साथ जुड़ा होता है। उसके सामने कैंडिडेट का कोई मतलब ही नहीं होता है कि कैंडिडेट कौन है। नहीं तो अगर कैंडिडेट मतलब होता तो ये आरोप नहीं लगते कि पैसे पे टिकट बेचे जा रहे हैं। अब इस तेजस्वी यादव और लालू यादव को इस बात का घमंड है कि हमारी हेलीकॉप्टर किसी गांव में उतरेगी और हमारा कोर वोटर हमारे नाम पर वोट करेगा। 17% मुस्लिम, 17% ज़्यादा मुस्लिम और 14% यादव, 31% हो जाते हैं। तो इसी का उनका अपना एक आत्मविश्वास रहता है। लास्ट सवाल एक थोड़ा सा राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि लगभग पूरा सितंबर गायब रहे और लगभग पूरा अक्टूबर गायब रहे। सितंबर के शुरुआत में, अक्टूबर के लास्ट में राहुल गांधी बिहार जा रहे हैं। मतलब कल को आप वोट चोरी का आरोप लगाएंगे, कल को आप कहेंगे चुनाव आयोग बिका है, कल को आप तमाम और गंभीर आरोप लगाएंगे। लेकिन जब राहुल गांधी बिहार से 2 महीने लगभग गायब रहते हैं तो उसी दरमियान अमित शाह की रैलियाँ होती हैं, उसी दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियाँ होती हैं, उसी दरमियान बीजेपी के अध्यक्ष और तमाम नेताओं और तमाम बीजेपी के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की रैलियाँ होती हैं। और उसके बाद फिर आप मतलब वो ठीक वैसा मुझे दिख रहा है कि पूरा एग्जाम आपने मेहनत नहीं किया और अंत में कहा कि हाँ चीटिंग हो गई। आप देखिए मतलब बीजेपी से आप लड़ने जा रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, जब टिकट बंटवारे होते हैं तो नाराज़गी हर पार्टी में होती है। भाई कैंडिडेट आपके क्या होते हैं कि सैकड़ों होते हैं एक एक विधानसभा सीट से। इस बार जो है बीजेपी, अमित शाह ने 3 दिन पटना के मौर्या होटल में बैठकर और एक लिस्ट बनाई और पूरे लिस्ट में ये तय किया कि किस किस विधानसभा सीट से कौन से हमारे कार्यकर्ता ऐसे थे, दमदार थे, जिनको हम टिकट नहीं दे पाए किसी कारण, बस एक ही किसी को टिकट देंगे। तो क्या हम उनकी नाराज़गी दूर कर सकते हैं? देश का गृह मंत्री एक पूर्व जिला अध्यक्ष को, एक महासचिव जो जिला का महासचिव होता है, वो फोन करके बात करता है, अगर नहीं मानता है तो उसे मिलने के लिए बुलाता है, ये एक सिंपैथी गेन करता है। आज भाई कार्यकर्ता को चाहिए क्या होता है
कि भाई अपने समर्थकों के बीच जाएगा और बताएगा कि भाई हमारी बात हो गई, सुप्रीमो से बात हो गई। कार्यकर्ताओं में एक मैसेज आता है, भाई वो कार्यकर्ता काम करता है जिस लोगों के लिए, उन लोगों के बीच एक मैसेज आता है कि ये देश के गृह मंत्री से बात हो गई तो भाई ठीक है, पार्टी के लिए काम करते हैं। आपने क्या किया? राजद का सिंबल देश की इकलौती पार्टी है जो रात के अंधेरे में सिंबल बांटती है। आप इस बात को देखेंगे, रात के अंधेरे में 9 से 10 बजे इनके यहाँ सिंबल बांटे जाते हैं। और आपके घर के बाहर कौन सा कार्यकर्ता होते हैं? आपके पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे सोते हैं। आप सबसे इस बात का ये मनाइए कि इस लोकतंत्र में आपके घर के बाहर कार्यकर्ता दिन रात जैसे मंदिरों के बाहर सोते हैं वैसे सो रहे, आप उससे मिल नहीं पा रहे हैं। अरे भाई आप ठीक है किसी एक कैंडिडेट को टिकट बांट रहे हैं, आपके 20 कार्यकर्ता हैं, 20 कार्यकर्ता को सामने बुलाकर बोलिए कि मैं एक किसी को दूंगा, हम सब आपसे से बात करूंगा, लेकिन कोई नहीं करता है। अब राजद में टिकट इस तरीके से बिकते हैं। आप लड़ेंगे भाजपा से, जिसके गृह मंत्री एकक मतलब इतनी उनके मैनेजमेंट है कि सारे लोगों को बातचीत किया। हमने भी खबर छापी है, कई ऐसे नाम हैं जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे, चाहे छोटे कार्यकर्ता थे, वो लड़ना चाह रहे थे, वो रेस में भी थे, पार्टी ने उसको माना भी कि आप रेस में थे, लेकिन हम किसी कारण बस आपको इस बार नहीं उम्मीदवार बना पाए, तो उन्हें एक मैसेज दी। और राहुल गांधी पिछले 2 महीने से मैं तो बता रहा हूँ ना कि राहुल गांधी को इस बात की 2-3 नेताओं ने, बिहार के कांग्रेस के नेताओं ने, उसमें पप्पू यादव का नाम सबसे आगे है, पप्पू यादव ने ये बात उनके कानों में डाला है कि जब तक राजद कमजोर नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। क्या होगा? चुनाव हारेंगे ही तो, बुरी तरह हार जाए। 35 साल से हार रहे, 35-40 तरीके से हार जाए। 2030 के लिए तो हमारे लिए रास्ता खुलेगा। वो इस बात को, इसलिए राहुल गांधी बाहर हैं और कल ये पहुंच रहे हैं। कल दरभंगा और मुजफ्फरपुर में इनकी 2 रैली होनी है। तेजस्वी भी उस सभा में होंगे, लेकिन आप मैसेज क्या देंगे? अब क्या आप बोलेंगे? आप बताओ, 2 महीने से आप गायब हैं, कल जाकर बोले बीजेपी ये वो ये। ठीक वैसा ही है कि पूरे साल आपने पढ़ाई नहीं की और जब चुनाव सिर पर मतलब जब एग्जाम सिर पे आते हैं तो आप तैयारियों में जुट जाते हैं। तो राहुल गांधी की चुनावी रणनीति भी कुछ ऐसी दिख रही है। हमारी पूरी नज़र बिहार विधानसभा चुनाव पर बनी हुई है और जैसे ही कुछ नए डेवलपमेंट सामने आते हैं वो हम आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है।